अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स और आवाम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाना कौमी फरीज़ा है और हर शख्स को जमा करवाना चाहिए। जिसकी इनकम 4 लाख 6 लाख है उसको अपना गोशवारा लाजमी जमा करवाना चाहिए। 19 अगस्त को इसका ड्राफ्ट आ चुका है। कितना आसान है, कितना मुश्किल है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आए हुए हो गए हैं, क्या मसाइल हैं, लोगों को किस तरह मसाइल हल होंगे, क्या मुश्किलात हैं, किस तरह वो दूर की जा सकती हैं, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जमील अहमद साहब। आपका ताल्लुक फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है, साबिक चेयरमैन है पिफा के, पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फारवर्डर एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं रज़ा रहमान साहब, आपका ताल्लुक एजुकेशन से है, एज ए तजियाकार आज हमारे साथ प्रोग्राम में बैठेंगे। 2 साल की जो परफॉर्मेंस है हुकूमत की उसको वाजिया करेंगे। उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, टैक्स माहिर कानून हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। देखा जाए तो ताजिर कम्युनिटी इस 2 सालों में ठीक ठाक परेशान रही है और कोई उनके लिए पॉजिटिव काम नहीं हुआ और गवर्नमेंट भी अपने प्रॉब्लम में भी फंसी रही है काफ़ी। बीच में लास्ट टाइम तो अभी लास्ट यही इसी सीज़न को देख लें तो कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट काफ़ी मसाइल का शिकार हो गई है। इससे पहले भी जब थे तो गवर्नमेंट ने जब आई आते सारी ताजरों को पे शब खून मारना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ टैक्सेस की बुछाड़ कर दी, मुख्तलिफ टैक्स ID कार्ड की शराइत को बीच में ले आए, सेल टैक्स की शराइत को बीच में ले आए और मुख्तलिफ ड्यूटीज़ लगा दी, इंपोर्ट की पॉलिसी सख्त कर दी उन्होंने और एक करंट डेफिनेट्स ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये जो पॉलिसियाँ बनाई वो ताजरों के लिए जो बहुत मसाइल पैदा कर गई। ये गवर्नमेंट कह रही है कि अब हम आइंदा सालों में रिलीफ मिलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि जो पॉलिसियाँ चल रही है आइंदा साल भी रिलीफ मिलेगा। आइंदा साल में मज़ीद मुश्किलात होंगी, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। 2 साल है, मैं तो इसको मायूस कुन कारकर्दगी कहूँगा। जितना टर्नओवर अब तक गुजारा है इसमें हर चीज़ नीचे को गई है, किसी चीज़ को इन्होंने अपग्रेड नहीं किया। महंगाई की सूरत हाल देखें तो 100 गुना बढ़ गई है। किसी किस्म का कोई काम किसी जगह पे किसी मुल्क के अंदर किसी बंदे को कोई सुकून नहीं, किसी शोबे से तल्लक रखने वाले को सुकून नहीं। हर बंदे की नींदें हराम की हुई हैं और ख़ुद भी चैन से बैठने वाले नहीं हैं। खुद भी सबकी नींदें हराम हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग जारी है। कैबिनेट के अंदर भी इसी तरह शोर शराबे हो रहे हैं। कोई इनके पास कोई एजेंडा है ही नहीं, तो इसको कैसे देखें। हो सकता है आने वाले जो 2-3 साल हैं ये पूरे करें और उसमें कोई ऐसी बात कर दें, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। किसी किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, किसी शोबे के अंदर कोई डिलीवरी नज़र नहीं आ रही। इनकम टैक्स रिटर्न जो कि SRO 745 के नोटिफिकेशन के तहत 19 अगस्त को FBR ने लॉन्च की है ड्राफ्ट की सूरत में, और उसको मज़ीद अमेंडमेंट के लिए 7 डेज़ का टाइम दिया FBR ने कि आप इसमें कोई चेंजिंग या सजेशन या अमेंडमेंट करना चाहते हैं स्टेक होल्डर्स वो करें और हमें उसके लिए फ़ीडबैक दें, तो हम उसमें अमेंडमेंट कर देंगे और फिर हम उसको आगे फाइनल कर देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि FBR को एक तो इसमें टाइम बढ़ाना चाहिए और सेकंड वन ये है कि FBR को ये टैक्स रिटर्न जो है वो 30 जून को फाइनल कर देना चाहिए, क्योंकि 2 मंथ्स का टाइम है फाइलिंग का। तो इससे मेरी तो सजेशन यही है FBR को कि वो इन टाइम अपनी ड्राफ्ट रिटर्न को इशू करें, ताकि और मैक्सिमम हमें 15 डेज़ का टाइम दें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको, ताकि वो 15 डेज़ में उसको प्रॉपर चेक करके उसकी स्क्रूटनी करके और फिर वो हम उनको FBR को उसको अपील करें कि ये इसमें ये चेंजिंग है, ये अमेंडमेंट्स हैं, इसकी करेक्शन वगैरह कर दें, ताकि वो 15 डेज़ वो फाइनल हो जाएँ और फिर हम अपना उसकी टैक्स पेयर जो है वो रिटर्न फाइल कर दें। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कोशिश की खान साहब ने और पाकिस्तान में बिज़नेस में काफ़ी बेहतरी आ रही है। जो प्रॉब्लम्स थी अब सॉल्व होना शुरू हो गई हैं। इवन अगर कोरोना ना आता तो अब तक सारे सॉल्व हो चुके होते। हमारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की, क्योंकि मेरा टेक्सटाइल से तल्लक है, ये मैं गारंटी देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, बहुत ग्रोथ हो रही है। और बाकी जितने भी शोबे हैं सब में खान साहब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी एफ़र्ट कर रहे हैं। पूरे बिगड़े हुए घर को जिस तरह ठीक करने की कोशिश खान साहब कर रहे हैं उससे मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2-3 माह में ये इंशाल्लाह ताला इससे क्लियर हो गए, मुल्क तरक्की की राह पे गामज़न हो जाएगा। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, इनकम टैक्स गोशवारा है जिसको रिटर्न हम कहते हैं, ये इसकी कितनी अक़साम है और इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न जिस चीज़ को कहते हैं ना, उसकी इकसाम बलिहाज कारोबार है या बलिहाज पेशा है। मतलब सैलरीड पर्सन के लिए अलहदा गोशवारा है,
जो इंडिविजुअल्स के बिजनेस है उनके लिए अलग है और कंपनीज के अलग है। ये तो ठीक है। बेसिकली 3 तरह का है। कुछ एक 115(4) की स्टेटमेंट्स हैं जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हजरात फाइल करते हैं। ये तकरीबन 5-6 किस्म का गोशवारा है और इसकी तारीखी पस मंज़र ये है कि कभी जैसे ये हमारे सैलरीड पर्सनस हैं, एक वक्त में इनका खाली सर्टिफिकेट देता था, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, और इनको गोशवारा जमा कराने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। और इसी तरह सेल्फ असेसमेंट के गोशवारे होते थे जो निस्बतन आसान होते थे। अब ये हालात है कि गोशवारा दिन ब दिन कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और उसका हुजम बढ़ता जा रहा है और हर बंदे से गोशवारा मांगा जा रहा है, इर्रिस्पेक्टिव कि उसकी ज़रूरत है या नहीं है। इस चीज़ से मुझे तो लगता है कि गोशवारा भरना मुश्किल हो जाएगा और ये डिस्करेज कर रहा है लोगों को। उमर साहब 4 लाख जिनकी इनकम है वो प्राइवेट है या सरकारी मुलाजम, कोई भी हो सकता है जिसको गोशवारा देना लाजमी है? जी जी, ये इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए, हमारे मुल्क में जो गोशवारा है वो तकरीबन 15 किस्म के लोगों के ऊपर लाजमी है जमा कराना। ठीक है। अगर किसी के बंदे के पास 800 सीसी से बड़ी गाड़ी है, चाहे उसकी आमदन 4 लाख से ऊपर है या नहीं है, उसने फिर भी गोशवारा देना है। गाड़ी है सिर्फ उसके पास, सिर्फ इनकम गाड़ी है या नहीं है? नहीं, इनकम का कोई ताल्लुक नहीं इस बेचारे के ठीक लिए। है। अगर किसी के पास फ्लैट है एक ख़ास हद से बड़ा तो उसके भी गोशवारा देना ज़रूरी है। ठीक है। इसी तरह अगर किसी के पास 10 मरले से बड़ा घर है तो उसके ऊपर भी गोशवारा देना ज़रूरी है। और भी डिफरेंट सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड लोगों को भी देना ज़रूरी है, चाहे उनकी आमदन है या नहीं है। इसलिए खाली ये कहना कि 4 लाख से आमदन से ऊपर वाले के ऊपर गोशवारा देना ज़रूरी है, ये गलत होगा। उमर साहब, जिस तरह हुकूमत कहती है ये कौमी फरीज़ा है गोशवारा जमा करवाना, क्या इस 70-72 सालों में गोशवारा हुकूमत ने इसको आसान किया है ताकि लोग इसको आसानी से भर सकें? आप क्या समझते हैं आज भी 49 पेजेस का जो ड्राफ्ट आया है इसको भरना आम बंदे के लिए ईजी है? ये सर बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारा गोशवारा दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि इनकम टैक्स कमिश्नर को भी अगर गोशवारा दे दिया जाए तो उसको भी भरने के लिए काफ़ी समझबूझ उसको लगानी पड़ेगी। जहाँ पर आप पाकिस्तान में 60% लोग किसी गाड़ी का नंबर नहीं पढ़ सकते या किसी को ये नहीं पता कि वो लफ्ज़ कौन सा लिखा हुआ है, वहाँ पर आप इतना पेचीदा गोशवारा लाते हैं और फिर ये कहते हैं ये कौमी फरीज़ा है। मेरे ख्याल में थोड़ी ज़्यादती होगी। गोशवारा बेसिकली 1 पेज होना चाहिए, 1 पेजर से 2 पेजर कर दें। उसके बाद के जो कागज़ मांगने वो बाद में अगर ज़रूरी है तो मांग लें, नहीं ज़रूरी तो जाने दें। ये हुकूमत पहले भी तजर्बे कर चुकी है। मैं कहता हूँ अर्ली 90s लेट 90s तक सिंगल पेज रिटर्नें भी आई, जी। सेल्फ असेसमेंट के गोशवारे भी आए, सैलरीड पर्सन का एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट भी आ गया। मेरा यकीन माने कि ये जो आपकी कलेक्शन है ना, इस पर इसका कोई असर नहीं है। ठीक। गोशवारा लेना सैलरी पर्सन जिनके खुद ब खुद टैक्स कटौती हो जाती है उनका लेना लाजमी ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देखिए, जिसका एम्प्लॉयर 165 की स्टेटमेंट दे रहा है, 149 की स्टेटमेंट, असल मसला क्या है? मसला ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करना चाहती, हलवा पका पकाया चाहती है। अगर 165 और 149 की स्टेटमेंट में सैलरीड पर्सन की डिटेल्स आ गई है कि किसकी कितनी तनख्वाह है, उसके बावजूद भी उनसे गोशवारा मांगा जा रहा है। उमर साहब, ये गोशवारा कब आना चाहिए? इसको आज जमा करवाने की आखिरी तारीख क्या होती है कानून के मुताबिक? ये देखिए, ये तो फिर अब कानून की तो बात ही ना करें इसमें, ये तो मजाक बन गया है। गोशवारा जो ड्राफ्ट रिटर्न है, अगर हमारी 26 अगस्त को इसके ऊपर मैंने राय देनी है या इसमें कोई नुक्स बताने हैं तो 26 अगस्त आखिरी डेट है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो रिटर्नों की तारीख जाते जाते ट्रेडिशनली 31 दिसंबर से भी आगे चली जाती है। वैसे तो 1 जुलाई को आना चाहिए। नहीं, 1 जुलाई को नहीं, ये तो 30 सितंबर भी नहीं, 31 अगस्त तक गोशवारे भी आ जाने चाहिए। ठीक है। तो जब आपका ड्राफ्ट ही नहीं भी अप्रूव हुआ तो गोशवारे कहाँ से आ जाएंगे? ये तो आप देखें, पिछले साल भी यही हमने कहा था कि ये एक्सटेंशन इसलिए बनती है कि ये 90 डेज वो हमारे पास होने चाहिए आफ्टर इट्स अप्रूवल। तो इसका मतलब है कि इस साल भी ये 30 दिसंबर तक तो जाएगा फिर मामला जो है रिटर्न। एजुकेशन के हवाले से जो हमारा लिटरेसी रेट है मुल्क में वो बहुत कम है, किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है? और जिस तरह हुकूमत कह रही थी यकसा तालीमी निज़ाम लाना चाहते हैं, वो बेहतरी की तरफ मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो पहले जो आपने सवाल किया है कि गोशवारे के बारे में, ये तो कॉम्प्लिकेशन जितनी डेवलप कर देंगे उतनी मुश्किलात डेवलप कर देंगे आप। क्या आपके एजुकेशन सिस्टम में भी मुश्किलात ऐसी आ रही हैं, नई नई किताबें, नई नई अल्फाज? जो आ रहा है ना जी, यकसा निसाब आ रहा है, वो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी जी, वो तो एक बेहतर चीज़ लेके आ रहे हैं। 400 एक्सपर्ट्स बैठ के उसको फाइनलाइज़ कर रहे हैं और उसमें डिफरेंट तरह के लोग हैं। प्राइवेट एजुकेशनिस्ट भी हैं, उसमें गवर्नमेंट एजुकेशनिस्ट भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं
और उसमें एक रिटायर्ड ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, जो एक कॉम्बिनेशन है 400 लोगों का। और जो वो चीज़ उन्होंने यकसा निसाब बनाई है वो तो बहुत अच्छी है, मैं तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैं उसको साथ साथ स्टडी भी कर रहा हूँ और उस पर मैंने अभी एक कॉलम भी लिखा है अभी उसके ऊपर। तो मेरे ज़ाती राय में वो हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। उसमें लैंग्वेज भी चेंज कर दी गई है, पहले इंग्लिश लैंग्वेज थी हमारी, साइंस भी और मैथ्स भी अब उसको उर्दू में करने लगे हैं। बच्चों को समझने में, कॉम्प्रीहेंड करने में आसानी होगी। पहले इस्लामियात 3 क्लास से ऑनवर्ड शुरू करते थे, अब उसको क्लास 1 से शुरू कर दिया गया है। वो भी बच्चों के लिए बहुत बेहतर है। हम प्राइवेट स्कूल से पहले ही ये करा रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं हो रहा था, तो चलें उससे भी एक फ़ायदा मिलेगा बच्चों को, और बच्चों का दीन से लगाव फैलेगा। और उसका तर्जमा साथ डाल दिया गया है, पहले तर्जमा नहीं डाला हुआ था, आयात का भी अहादीस का भी, तो अब उसका तर्जमा डाल दिया गया है, जो कि ये बहुत बेहतर चीज़ है। इसी तरह आगे भी आएँ, क्लास 5 में एंटरप्रेन्योरशिप डाल दी गई है, बिज़नेस डेवलपमेंट डाल दी गई है, बच्चों को शुरू से बिज़नेस के बारे में समझाने की बातें की जा रही हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और 8th 9th 10th के लिए मैंने ख़ुद प्रपोज़ किया है कि जी आप इसमें टैक्सेशन को डालें, ताकि बच्चों को इस एरिया में बच्चों को टैक्सेशन की तरफ ले आएँ। किसी मुल्क की तरक्की का जो राज है वो तो टैक्सेस पर ही है ना, टैक्सेस पे ही जी है। जी। तो बच्चों को ज़रा एहसास ज़िम्मेदारी भी हो जाए कि हमने टैक्सेस देने हैं, हमने भी टैक्स पेयर बनना है, और हमने बिज़नेस की तरफ जाना है तो हमने रेगुलर टैक्सेस पे करने हैं। जो हमने उनको सजेस्ट की है वो तो पूरी एक बच्चे की सेल्फ इकॉनमी सजेस्ट की है कि बच्चा अपनी इकॉनमी को कैसे मैनेज करेगा। उसमें टैक्सेस भी हैं, उसमें अखराजात कैसे किए जाते हैं, उसमें मेंटेन कैसे किया जाता है, अखराजात को करटेल कैसे किया जाता है। हमने एक पूरा टॉपिक 3-4 डिफरेंट टॉपिक्स को एक टॉपिक बना के पेश किया उनको। पहले उर्दू मीडियम स्कूल थे, अब इंग्लिश मीडियम हो गए हैं, ना हम उर्दू समझ सके, ना आप तक इंग्लिश को ना समझ सके, बेहतरी किस आएगी फिर। सुप्रीम कोर्ट कहती है जब आपके तमाम जजमेंट, आपके तमाम आर्डर्स, तमाम अदालती कार्रवाई उर्दू में होनी चाहिए, हम इंग्लिश मीडियम की तरफ जा रहे हैं। बस वो ये चंद जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ना, उसको शौक है इंग्लिश में चीज़ें हों ताकि समझ ही ना आए, जी जी, और हम उसको समझे बगैर उस पर तालियां बजा लें या अफसोस कर लें। जी जी, होना तो उसको हमारी अपनी लैंग्वेज में चाहिए। दुनिया में जितनी कौमें हैं जी जी, जिन्होंने तरक्की की है, उन्होंने अपनी ज़ुबान में तरक्की की है, जी, अपनी कोई शक ज़ुबान नहीं में इसमें। पढ़ा है, अपनी असल ज़ुबान में बात ही रिसर्च की है, अपनी ज़ुबान में सब कुछ किया है। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं चाइना की भी तरक्की का एक अगर हमारा मॉडल है, हमारा दोस्त है, हमारा पार्टनर है, CPEC भी, हम उसके साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जी तो जी। उसने भी अपनी ज़ुबान में तरक्की की है, अपनी ज़ुबान में अपने बच्चों को पढ़ाया है, हर रिसर्च उसमें की है, और वो आज यहाँ स्टैंड करता इसीलिए है। हमें आज तो तक सुपर पावर बन 70-72 गया। सालों में कौम नहीं बन सके, ना ही पाकिस्तानी बन सके, लेकिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह होगा। ऐसे आने वाला वक्त इंशाल्लाह तरक्की का है। जमील अहमद साहब, 2 साल हुकूमत को हो गए आए, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं बहुत सी बेहतरी आ गई, और जो कोरोना की वजह से जो मुश्किलात थी अब वो दूर होती जा रही हैं, आप क्या समझते हैं? अब जो कोरोना के बाद जो सिचुएशन है वो टोटली चेंज हो गई है। जी, पूरी की पूरी ट्रेड, SME सेक्टर और बाकी सारे सेक्टर जो है ना इस वक्त बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़े हैं। जी जी, ये अल्लाह पाक का बड़ा ख़ास करम है इस मुल्क पे कि जी इसमें हमें वो जो हमारा इनिशियल बेसिक प्रोडक्ट थे जिसकी तरफ हम पहले जा रहे थे, उनकी बजाय लोगों ने कुछ दूसरे आर्डर्स उनको मिलना शुरू हो गए। लाइक उन्हें जो है ये मास्क के आर्डर्स, फिर वो टेविक सूट के आर्डर्स और सर्जिकल आइटम्स के आर्डर्स उन्होंने इस तरह से आर्डर्स को ग्रेव करके अपने मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाया। मगर मैं ये समझता हूँ कि टैक्स के पॉइंट ऑफ से आप जो बात कर रहे हैं, जो SME सेक्टर जो है इस वक्त वो भी बड़ी जो कि मेन सेक्टर है हमारा पाकिस्तान का, जो कि टैक्स पे करता है। इस साल कोविड-19 की वजह से हमें ये टैक्स फ्री ईयर देना चाहिए। इस साल ये गोशवारा उनको माफ़ होना चाहिए, गोशवारा माफ़ होना चाहिए मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें आप देख लें मार्च से पहले ही बल्कि इसकी सिचुएशन ख़राब होना शुरू हो गई थी, जब ये फरवरी और जनवरी में जब चाइना के साथ हमारा लिंकेज था। जी जी, तो उस वक्त इस जो है ना ये सारी स्टार्टिंग पोजीशन थी। अभी तक ये देखें कि इस वक्त लोग अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पाए। इस वक्त जो है ना नौकरियों के मसले लोगों को पड़े हुए हैं। लोगों ने अपनी पॉकेट से कुछ लोगों को जॉब दी, मगर उसके बाद जो है ना पेमेंट्स तनख्वाह वगैरह देते रहे, मगर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा जॉबलेस भी हुई हैं। अब इस वक्त कोविड-19 के जो असरात हैं इस वक्त, अब एयरलाइन इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो एयरलाइन इंडस्ट्री 22 मार्च से लेके अभी तक बंद पड़ी है। अभी तक अब कुछ फ्रेटर चलना शुरू हुए हैं जो कि दरमियान में चल रहे हैं। अब उसके अलावा जो देखने के जो पैसेंजर्स जो है, पैसेंजर्स के लिए भी अब बढ़ रही है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके आपकी गुफ्तगू को यहाँ से कंटिन्यू कर रखेंगे। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक मत साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी जमील साहब, अब जो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है इसको फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, और अगर इसको फोकस करेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर तो कुछ इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट के बहुत अच्छे हैं। कास्ट ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस जो है वो बढ़ रही है, तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी जो मसाइल हैं जॉबलेस बंदों के वो भी हैं, साथ साथ कोविड के भी मसाइल अभी तक चल रहे हैं, साथ साथ आगे भी चलने हैं। तो एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स के लिए इस वक्त बड़ा टफ टाइम है, तो उसके लिए मेरी ये सजेशन होगी कि गवर्नमेंट ना उसको रिलीफ दे इंस्टेड ऑफ, और ऑडिट भी अभी भी हमारे काफ़ी जो ताजर बरादरी है आप जैसे 2020 को इनकम टैक्स गोशवारे से भी और ऑडिट से भी इस्तिस्ना देना चाहिए, इस्तिस्ना देना चाहिए इनको। जब तक आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे ट्रेड को, फैसिलिटेट साहब, नहीं वैसे करेंगे, आपकी कंट्री कहाँ से ऊपर उठेगी। जिस तरह स्टेट बैंक की तरफ से बयानात आ रहे थे, सस्ते कर्जे दिए जा रहे हैं, बिलासूद कर्जे दिए जा रहे हैं, कुछ दिए गए हैं तो कर्जे आपके तो कुछ मिले सिचुएशन हैं बहुत- लोगों को, जी। मगर वो भी जो बैंक आगे हैं इतने मुश्किल उन्होंने आगे कर दिया है कि जी वो कर्जे आगे भी नहीं मिल रहे। आगे जो भी हमारे ताजर भाई गए हैं वहाँ पे, तो उनके लिए उन्होंने शराइत ही ऐसी रखी हैं, कोलेट्रल मांग रहे हैं। अब किसी बंदों के पास कोलेट्रल नहीं है, वो कहाँ से अपनी उसको लेके आए, ठीक है। तो उस वजह से वो भी उस कोलेट्रल को जो है ना वो आसान बनाया जाए, ताकि और कोई और पर्सनल गारंटी ले ली जाए या कोई और चीज़ें ले ली जाएँ, ताकि उसके मुताबिक आसान कर्जे दिए जाएँ। और 7% से 5% की रिक्वेस्ट पहले भी फेडरेशन से भी लेवल से भी गई थी, और अब भी है कि जी वो अगर और इसको मज़ीद कम किया जाए, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में तो इसको टोटल 0% पे भी किया गया है, 1% पे भी किया गया है, मगर पाकिस्तान में ये इस वक्त जो है ना इसकी रेशो ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि जी जब तक आप ये फैसिलिटेट ट्रेड को नहीं करेंगे, और स्पेशली एसएमई सेक्टर को नहीं करेंगे, आपका मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। आप टैक्स बिल्कुल, हर बंदा रेडी है टैक्स देने के लिए, वो कहता भी है कि मैं टैक्स देने को तैयार हूँ, मगर इसके साथ साथ जब आप फैसिलिटेट करेंगे ट्रेड को, उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि जी इंशाल्लाह हर बंदा खुद बढ़ चढ़ कर टैक्स नहीं जमील देगा। साहब, जिस तरह हुकूमती नुमाइंदगान वज़रा जिस तरह काफ़ी अरसे से तामीराती शोबे की जो मिनिस्ट्री है उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं उसके अलावा भी सेक्टर में वज़ीर आज़म साहब को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जिस तरह आप एसएमई सेक्टर कह रहे हैं, दूसरे सेक्टर कह रहे हैं, ऐसे देखिए टेक्सटाइल सेक्टर, इनको मिनिस्ट्री को ज़रूरत है, लेदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक सेक्टर है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। जीरो रेटेड जिसको ख़त्म किया जीरो गया, रेटेड 5 जो सेक्टर थे, टेक्सटाइल भी था उसमें शामिल, लेदर भी था शामिल, और इनको जो है ना इसको फिर से वो सेल टैक्स का जीरो रेटेड पे लेके आना चाहिए, और इसकी तरफ इसको फैसिलिटेट करना चाहिए। ये हमारी अपनी जो है लेदर की इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़ी है। जी जी। अब देखिए पाकिस्तान में अभी आप इससे अंदाज़ा कर लें कि जो अभी जो रेशो है जो ईद के ऊपर जो खालों की थी उसकी प्राइस क्या लग रही थी, जी जी। ठीक है। अब ये देखें कि जिसकी प्राइस 700-800 जो थी उसकी थी गाय की, और जो 100 रुपये की तकरीबन उसकी वो भी चल रही खरीदने थी, के लिए तैयार नहीं वो थे। नीचे वो भी कोई खरीदने के लिए तैयार जी, नहीं जी। थे। वो नीचे क्यों है? क्योंकि आर्डर्स बार एक्सपोर्ट के नहीं है लोगों के पास, और उसकी प्रोसेसिंग में इतना वो लग रहा है, तो उसके बाद आगे वो क्या करेंगे। जी जी। तो गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देने चाहिए, इंसेंटिव पैकेज देने चाहिए, जैसे उन्होंने इंसेंटिव पैकेज इसके लिए दिया है, तामीराती शोबे के लिए दिया है, बिल्कुल वो होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि वो क्यों नहीं है, वो बहुत अच्छा है। अब मगर उसके अलावा बाकी सेक्टर जो है जो कि इस वक्त रीढ़ की हड्डी हैं, एसएमई सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, टेक्सटाइल गारमेंट्स हैं, फिर लेदर गारमेंट्स हैं, फिर सर्जिकल हैं, इन सब के लिए जो है ना वो कोई देना चाहिए, ताकि इंसेंटिव प्रोग्राम आएगा तो ये मुल्क तरक्की की तरफ भैया ज़िया रहमान साहब, इंशाल्लाह। 2 साल के आपका तजिया क्या कहता है, इस हुकूमत ने वाकई अवाम के लिए कुछ किया है, या कुछ ऐसा करना चाहिए जो आप समझते हैं ऐसा होना चाहिए जो अवाम के जो दुखों का मदावा हो सके? कोई भी रॉ मटेरियल ले लें, कोई भी इंडस्ट्री की रॉ आइटम ले लें, वो सब चीज़ें बढ़ गई हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ गया है। अभी जमील साहब भी यही कह रहे थे कि कॉस्ट ऑफ डूइंग को कम करना बहुत ज़रूरी है। उसमें बिजली है, दूसरी चीज़ें हैं, जो रॉ मटेरियल है, उसकी इंपोर्ट है, इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ हैं, डॉलर इतना बढ़ गया, उसकी वजह से इतनी चीज़ों के ऊपर वो इनडायरेक्टली असर हुआ है। तो ये तो ये मुश्किलात बड़ी पॉलिसियों हैं। की वजह से महंगाई का ये तूफ़ान आया है, या ये कोरोना की वजह से आया है? नहीं, ये तो देखें 2 साल में आया, ये कोई 2-4 महीने में नहीं आया, ये तो 2 साल में बढ़ा है। तो ये हुकूमती की पॉलिसीज़ ही ऐसी हैं जिनको फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। हुकूमती पॉलिसी बहुत मुश्किल हैं, और वो बिल्कुल आपस में एक ऑपोजिशन वाली पॉलिसीज़ हैं। वो पॉलिसी वो देते हैं जो ऑपोजिशन को देनी चाहिए। हुकूमत ये भूल गई है कि हम ऑपोजिशन नहीं, हम अवाम हैं, और हमने और उन्होंने मिल के इस मुल्क को चलाना है और पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। तो मिल के कोई पॉलिसीज़ बनानी हमारी चाहिए। अपोजिशन किरदार अदा करती है मुल्क को तरक्की पे ले जाने के लिए?
ऑपोजिशन तो देखें इस वक्त तो अवाम ऑपोजिशन बनी हुई है उनके लिए, हर चीज़ वो अवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हर सियासतदानों चीज़ की वो अपनी against सियासत खत्म होगी governments। तो आवाम की तरफ तवज्जो होगी। जो हमारा स्कूल एजुकेशन सेक्टर है इसको भी बड़ी बुरी तरह से इग्नोर किया गया है। जी जी किसी बैंक ने स्कूल्स को एंटरटेन नहीं किया है और उसकी वजह से इस वक्त तक जो हमारे पास अपना डाटा है 20,000 स्कूल पूरे पाकिस्तान में बंद हो चुका है, बंद हो चुके हैं। और बंद हो चुका है। जो हमने सुना वो तो कहना फीसें वसूल कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल दूसरे वो वालदेन से, देखिए बंद होने के बावजूद ऐसा है। दो तीन कैटेगरीज हैं स्कूल की। एक सर्विंग स्कूल हैं जो 5,000 से कम फ़ी चार्ज करते हैं, एक एलीट स्कूल हैं जो 5,000 से ऊपर हैं। वो जो बड़े स्कूल हैं, एलीट स्कूल हैं, उनको तो फ़ी आती रहेगी, उनका ऑटोमेटिक सिस्टम है और उनके पेरेंट्स वो हैं जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड लोग हैं। और जो 5,000 से कम फ़ी देने वाले स्कूल हैं ये वो लोग हैं जो सारे वाइट कॉलर लोग हैं। इनके पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम आया, इनके स्कूल्स में भी प्रॉब्लम आया। पेरेंट्स के पास जॉब्स नहीं थी या उनके बिज़नेस कम हो गए, ये स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ वाले सारे लोग थे या वाइट कॉलर लोग थे जो जॉब करते थे, ये भी फ़ी देने में नाकाम हुकूमत रहे। क्या कर सकती उन्होंने है दी नहीं एजुकेशन है। सेक्टर के लिए, क्या कर सकती है? देखें एटलीस्ट ये तो करना चाहिए था ना कि जो एसएमई को वो ऑफर्स दे रहे थे वो एजुकेशन सेक्टर को भी दे देते। ठीक है। एजुकेशन सेक्टर एसएमई के अंदर मौजूद ही नहीं है। कोई भी फैसिलिटी जो एसएमई को मिल रही है वो एजुकेशन सेक्टर को नहीं मिलती है। एजुकेशन सेक्टर पे टैक्स तो नहीं है ना? नहीं, टैक्सेस हैं सर, टैक्सेस हैं, टैक्सेस आपके इनकम टैक्सेस पूरे हैं। इसके ऊपर बाकी 17 तरह के डिफरेंट टैक्सेस हैं। इन्होंने EOBI देना है, इन्होंने तमाम वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है जो एसएमई पूरी करती है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी है, चाहे वो EOBI है, चाहे वो इनका कॉरपोरेशन का टैक्स है, चाहे वो प्रोफेशनल टैक्स है। टैक्सेस पूरे देने पड़ते हैं इनको, जो एसएमई दे रहा है वो ये दे रहे हैं, लेकिन इनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। क्या आपके वो जो एसोसिएशन है आपने कोई आवाज़ उठाई है? सर मैंने खुद 20 लेटर लिख दिए रज़ा बाकिर साहब को कि जो आप जैसे सैलरीज रीफाइनेंस दिया गया है, तमाम लोगों को दिया गया है, तमाम सेक्टर्स को दिया गया है, आप एटलीस्ट वो ही हमें दे दीजिए। अगर 20,000 जिस आप स्कूल कह रहे हैं, कितने स्कूलों में कितने इसमें तो मुलाजमीन होंगे जो काम कई करते हैं? हज़ार मुलाजिम फारिग हो गए हैं जी, वहाँ से बिल्डिंगें खाली हो गई हैं। देखें अगर ये सैलरी रीफाइनेंस ही दे देते ना तो एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी, बड़ा अच्छा इकदाम था वज़ीर आज़म का कि 440 अरब रुपया उन्होंने इसके लिए मुख्तस किया। लेकिन आखिर पे क्या किया कि ये 440 में से 435 अरब रुपया उन बड़े सिस्टम्स को चला गया है जो अरबोपति खरबोपति लोग हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बैंक नहीं चाहता कि आम बंदे को वो लोन दे, बैंक नहीं चाहता आम बंदे पे ट्रस्ट करे। जैसे अभी जमील साहब ने कहा कि कलेक्टरल का बहुत बड़ा मसला डाला, बड़ी जेन्युइन बात की है इन्होंने। कलेक्टरल के ऊपर आके तो वो कहते हैं जी हमने कलेक्टरल तो वो लेना ही नहीं है, आपका घर भी नहीं लेना और हमने आपका स्कूल भी नहीं लेना, हमें तो कलेक्टरल चाहिए जो शॉप हो। अब एक एजुकेशनिस्ट के पास शॉप कहाँ से आ जाए जो वो उनको कलेक्टरल के तौर पे दे? सही कह रहे हैं। जो एजुकेशनिस्ट जाते रहे कि जी आप हमें सैलरी फाइनेंस कर दीजिए, इसमें हमने वो हमारे स्टाफ को सैलरी चली जाएंगी, वो बेरोज़गार नहीं होंगे। वो बैंक वालों का रवैया इतना पैथेटिक था, इस कदर जाबराना था कि मैं समझता हूँ कि उस पर शदीद एहतजाज करना चाहिए। हमने खुद रिक्वेस्ट की है, हमने शफकत महमूद साहब से मेरी मीटिंग हुई है चंद दिन पहले, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है। रज़ा बाकिर साहब से मीटिंग मेरी लाइनअप है, किसी भी दिन हो सकती है, उनको रिक्वेस्ट भी करनी है और हमने उनके आगे अपनी अर्ज़ी भी पेश करनी है कि बैंक वालों ने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया। जो इनकम टैक्स गोशवारा जो ड्राफ्ट 2020 और 21 का आया, इसमें आप क्या समझते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है और क्या क्या खामियाँ हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है? जो इनकम टैक्स गोशवारा है ना, उसमें जो कैलकुलेशन है, कंपुटेशन है इनकम की, उसमें कुछ मसाइल हैं। जी जी। मसलन एक हमारा सेक्शन है मिनिमम टैक्स का, उसका क्रेडिट प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं हो रहा उसके अंदर। ठीक है। उसको दोबारा जब इंडिविजुअल की रिटर्न में उसकी ट्रीटमेंट फ़र्क है और कंपनी की रिटर्न में वो बिल्कुल फ़र्क तौर पर उसको ट्रीट कर रहा है। 113 सेक्शन है जो मिनिमम टैक्स, जी जी, उसके अंदर ये मसला है कि 113(2)(c) का क्रेडिट ही नहीं मिलता। तो वो गोशवारा जो लॉ है उसमें यह है कि जब मेरा प्रॉफिट आ जाए तो मुझे पूरा का पूरा पिछले 5 साल का क्रेडिट मिलना चाहिए। ठीक है। वो जैसे ही दोबारा उस साल के अंदर 113 से नीचे जाता है तो वो सारा क्रेडिट डिसअलाउ कर देता है। ठीक है। जो कि मेरे ख्याल में ना सिर्फ लॉ की खिलाफ वर्जी है बल्कि काफ़ी सारी सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट के भी खिलाफ बात जा रही है। इसको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। फिर इसमें और बड़े सारे मसाइल हैं। कंपनीज़ को स्मॉल कंपनीज़ का रेट लग जाता है, उसके अलावा इंडिविजुअल्स को डिफरेंट रेट्स लग जाते हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। क्या इस गोशवार में एक इलाही काटन मिल्स थी, उसका सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला था, जो ये ड्राफ्ट आया है क्या उससे नरहाफ नहीं कर रहा? ये आपने आज ये बड़ी आला बात छेड़ दी है। इलाही कॉटन मिल के केस में कहा गया था कि जो उस वक्त 90s में तयशुदा जो असूल उन्होंने बनाए थे, उन्होंने असूल ये बनाया था कि ये जो इम्पोर्ट के ऊपर रेट है टैक्स का वो ज़्यादा है और हुकूमत इसको करेगी, कम करेगी। अब इस रजीम ने आकर, या पिछली रजीम से बल्कि ये नया सिलसिला शुरू है
कि इतना ज़्यादा रेट को मिनिमम टैक्स डिक्लेयर कर दिया गया है। ये ख़ास मैं कहता हूँ ये कारोबारी तबके के साथ जुल्म है कि एक तो वो बस ये इसको समझे कि 100 रुपये की इंपोर्ट करें तो 8 या 10 रुपये टैक्स भी दें, उसके बाद वो कहते हैं वो गोशवारा भी फाइल करें। इसी को तो हम जुल्म कहते हैं। भाई आपने 10 रुपये टैक्स ले लिया है, पहले आप उसको सहूलत ये देते कि गोशवारा नहीं देना पड़ता था, ख़त्म होगी। अब आपने उसके ऊपर लाजिम कर दिया वो गोशवारा भी देगा। ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के इख्तियार बढ़ाने की बात है, एक आने की रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो टैक्स कट गया होगा वो तो मोर देन योर इम्प्यूटेबल इनकम है या कमाई किसी ज़्यादा है, तो गोशवारा किस बात का। ये बिल्कुल इसका मतलब जमील साहब जो कह रहे हैं इस दफ़ा इंपोर्टरों एक्सपोर्टरों को जो मसाइल है, एसएमई सेक्टर को जो मसाइल है उनको हल करने के बजाय इस गोशवारे में इख्तियारात अफसरान के बढ़ा दिए गए हैं। बढ़ा दी गई हैं जी। देखिए मैं खाली गोशवारे की बात ना करें, वो फाइनेंस ऑर्डिनेंस की बात है कि उन्होंने तमाम कानून के अंदर टैक्स को जितना कलेक्ट होता है मिनिमम टैक्स डिक्लेयर कर दिया है। ये बिल्कुल फजूल सी बात है। मिनिमम टैक्स डिक्लेयर करने से इंपोर्टर को भी अब अपना खाता इनकम टैक्स अफसर को दिखाना पड़ेगा, मेरे जैसे कमीशन एजेंट को भी दिखाना पड़ेगा। इससे तो अफसरों के इख्तियार 300 गुना बढ़ गए हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये असल जो हकीकत है गोशवारे की तो पाकिस्तान में ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। मैं आज आपको ये बात विद चैलेंज कह सकता हूँ, लोगों को सिर्फ तंग करने के लिए। देखिए आपकी विद होल्डिंग प्रोविजंस के थ्रू आप 97% टैक्स इकट्ठा कर लेते हैं। इस बात को विद होल्डिंग पे चले जाए, तमाम टैक्सेस वैसे भी खत्म कर दें। टैक्स तो सारे का आपने इकट्ठा कर लिया, सिर्फ 3% का टैक्स होता है जो गोशवारे के साथ आता है और ब्यूरोक्रेसी के इख्तियार के लिए आता है। अगर इसकी कॉस्ट देखें तो वो महकमे को मेंटेन करने की कॉस्ट उससे ज़्यादा है। ये 2-4 दफ़ा एक्सरसाइज हो चुकी है कि ऑडिट से जो रिकवरी होती है वो ऑडिट अफसरों की तनख्वाहों से भी कम है। तो क्या ज़रूरत है ऐसे ऑडिट की? क्यों ना हम अपने कारोबारी तबके पर भरोसा करें। विद होल्डिंग के थ्रू जब टैक्स इकट्ठा हो रहा है, वो आपको टैक्स इकट्ठा करके दे रहा है, तो ये अफसरशाही पालने की क्या ज़रूरत है? मैं आज ये सुप्रीम कोर्ट में सही कहती है एफबीआर को बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। एफबी देखिए इसकी बड़ी मैं एज अ वकील, लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम अपने मुफाद के खिलाफ बात करते हो। ये जितने अफसरान हैं ना, ये सिर्फ वकीलों के लिए केस इकट्ठे करते हैं, ये कोई रिकवरी नहीं हो रही होती। ये ऑडिट का आप हिसाब लगवा लें। ब्रेक से पहले जाने से पहले कंपटीशन के जो इश्यूज़ हैं वो क्या है, टैक्स पेयर को उनका क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है, लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी उमर साहब, देखिए जी कंपटीशन के एरर्स का ये नुकसान होगा कि लोगों को प्रॉपर टैक्स क्रेडिट्स नहीं मिल सकेंगे, उनको अजाफी टैक्स अदा करना पड़ेगा। ख़ासतौर पर इंडिविजुअल्स के केस में जहाँ पर ये फ़िक्स टैक्स रजीम और नॉर्मल टैक्स रजीम को डील कर रहा है, वहाँ पर एफटीआर को वो अप्रिशिएट ही नहीं करता, उसके में कटे हुए टैक्स को क्रेडिट ही नहीं देता। इनको ये फौरी तौर पर ठीक करना पड़ेगा, ये वरना ये चलेगी नहीं रिटर्न ये वाली जो है। और इससे क्या होगा, लोगों को उस अजाफी टैक्स अदा करना पड़ेगा। उमर साहब जी, एक वन सफ़े के रिटर्न का बहुत पहले एक नारा लगाया जाता था, अब भी लगाया जाता है। क्या मुख्तलिफ जो ट्रेड बॉडीज़ इनके लिए वन सफ़े की रिटर्न सादा अल्फाज में उर्दू में मुमकिन है? सर 1 पेजर रिटर्न पहले 90s के अंदर 1-2 दफ़ा लाई भी गई है। 1 पेजर से मुराद एक पेज तो नहीं, 3 सफ़ों की। अब्दुल्ला यूसुफ के दौर में मैंने सुना है आई थी रिटर्न नहीं। मैं किसी रजीम का इसलिए नाम नहीं ले रहा कि बात सियासी हो जाती है, लेकिन ये 2-3 दफ़ा उन सालों में भी टैक्स की कलेक्शन पहले से बेहतर हुई है। आप क्यों इस तरह की कॉम्प्लिकेशन देखें? आप इंडिविजुअल की रिटर्न में उससे उसकी बैलेंस शीट मांग रहे हैं, तो भाई इंडिविजुअल बंदे को बैलेंस शीट बनानी है, ये तो अच्छा खासा वकील नहीं भर सकता बैठ के, और फिर उसमें जब गलती होगी आप उसको पकड़ के बैठ जाएंगे कि तूने मेरी रिटर्न गलत। अच्छा, मुझे ज़रा से ना जो पता चलता है ना, मार्केट में जब जाते हैं, हम डिपार्टमेंट में जाते हैं, जो ये रिटर्न है, मैंने जो सुना है चीफ कमिश्नर भी इसको फिल नहीं कर सकते, ये सच है? मैं सर देखिए, मैंने आपको पहले कहा चीफ कमिश्नर का वर्ड मैं इसलिए नहीं यूज़ करना चाहता क्योंकि मैं बड़े का नाम लूँगा, मैंने सुना वो अच्छा खासा इनकम टैक्स का नॉलेज करने वाला बंदा कोई ना कोई गलती कर जाता है इसमें। मैं यही तो कह रहा हूँ, ख़ास तौर पर ये रिटर्नें भरनी है, ये भी एक हमारे मुल्क में ना बहुत बड़ा मजाक है। महकमे के इंस्पेक्टर्स ने बैठ के मार्केटें ली हुई हैं, उन्हीं मार्केटों को वो ब्लैकमेल करते हैं, उन्हीं मार्केटों की वो रिटर्नें भरते हैं। तो उन्होंने तो रिटर्न ड्राफ्ट के लिए उन्होंने 5-7 दिन दिए थे, इसको अब सजेशन दे, हम इसको ओके कर देंगे। मुमकिन है 5-7 दिन में जो खामियां दूर की? यही मसला है कि एक तो ये मुमकिन नहीं है, टाइम ही बड़ा शॉर्ट देते हैं।
ठीक है। ये तो रिटर्न वाली बात है कि को 2 महीने पहले आ जाए। अगस्त में ख़त्म होने वाला, सितंबर तो शुरू होने अब वाला, हाँ, सितंबर तक ये फाइनल हो गई और 30 सितंबर आखिरी डेट। वो डेट है तो ये तो पॉसिबल ही फिर नहीं। आसान होगा। एफबीआर ने टैक्स देनदगान की रिक्वेस्ट ये पर डेट आगे बढ़ा दी है। 7 डेज का बेसिकली पीरियड ही इनसफिशिएंट है। ठीक है। आपको इन्होंने रिकमेंडेशन और उसके ऊपर मांगे हैं राय, तो वो 7 दिन की बजाय कम से कम भी 21 दिन का टाइम होना चाहिए, कम से कम भी, ताकि हम भी उसको स्टडी करें। अच्छा, और अब फिर जो रिटर्न है इसमें वेल्थ स्टेटमेंट अलग जमा करानी पड़ेगी, इसी में ही है। इसी में अलहदा भी जमा करानी पड़ती है और उसको रिटर्न का भी हिसाब बना दिया। उमर साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, हमारे जो व्यूवर है उनको ये पता चले, जो रिटर्न हम जमा करवाते हैं वो उस बंदे को वेल्थ स्टेटमेंट जमा करानी लाजमी होती है? ये भी देखें ना, वेल्थ स्टेटमेंट जमा 1 रुपए की इनकम में वो तो आपकी रिटर्न के साथ वेल्थ स्टेटमेंट लाजमी जानी, नील के साथ भी जानी है। जो नील के रिटर्न देता है वो भी वेल्थ स्टेटमेंट साथ देगा। वेल्थ स्टेटमेंट के बगैर आपकी रिटर्न फाइल ही नहीं है पड़ती। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, इस रिटर्न में जो आप जो खामियां बता रहे थे वो पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा है या कम है? ये खामियां इनकी चलती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और इसको ये कैटर फॉर नहीं करते। बेसिकली देखिए, आप ये करते हैं कि आपने एक सरकारी मतलब महकमे का एक व्यू है, उसके ऊपर आपने रिटर्न बिल्ड कर दी है और मुझे कंपल्सरीली उसको फॉलो करने का कहते हैं, यानी कि मेरी डेक्लेरेशन उनके मौक़िफ़ के हिसाब से होगी। ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अगर मैं उसे डिसएग्री करता हूँ तो मेरा हक है कि मैं अपने मौक़िफ़ के हिसाब से। जो अब तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी आई और ज़ीरो रेटेड जो ख़त्म किए थे, उनमें इस रिटर्न में कुछ उनमें उनके लिए कुछ है बेहतरी की उम्मीद या मुश्किलात ही हैं ज़्यादा? तामीराती शोबे की एमनेस्टी तो बहुत अच्छी है, वो तो अवेल करनी चाहिए लोगों को, और उससे हमारे मुल्क में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ भी चलेंगी, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरा आपका जो पार्ट था, आई मिस दैट, ज़रा दोबारा पूछ ले रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो ये रिटर्न जमा करवाने के लिए एमनेस्टी में आने के लिए और ज़ीरो रेटेड जो सेक्टर जिनको ख़त्म किया गया, उनके लिए रिटर्न में कोई मुश्किलात हैं या पहले तरह आसान है? नहीं, ज़ीरो रेटेड वाला जो है वो ज़्यादा टेक्सटाइल का या सर्जिकल गुड्स का या लेदर का कंपनीज वगैरह हैं, उनकी रिटर्न डिफरेंट पहले से ही है और ज़ीरो रेटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। जमील साहब, आपकी कोई वफाकी चैम्बर से आप ताल्लुक़ है, इस दफ़ा गोशवारे के हवाले से आपकी ताजर बरादरी कोई वावेला करेगी, एहतजाज करेगी, इसमें कोई रिलीफ मांगेगी हुकूमत से? मगर मैं आपके तवज्जुह से, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक अपनी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से वो ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जो चेयरमैन एफबीआर और रज़ाक दाऊद साहब से हमने क्लैरिफिकेशन भेजी हुई, जो कि पिछले साल से ये ब्यूरोक्रेसी का ये हाल है कि अभी तक जो है ना उसकी क्लैरिफिकेशन ही नहीं दी जा रही कि टैक्स जो है लॉजिस्टिक्स के ऊपर 3% टैक्स, टर्नओवर टैक्स इन्होंने ऐड किया था, वो 3% टैक्स जो है ना उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो फुल इनवाइस के ऊपर है कि या कि वो सिर्फ सर्विसेज के ऊपर है। तो उसकी जो अपनी सर्विसेज है उसके ऊपर टैक्स होना चाहिए, इसकी क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आई। हम वो भी रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि जी उसके ऊपर भी कुछ रोशनी डाल के इसकी किए, ताकि ये भी एक इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ताकि वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर चलेगा तो ये CPEC के साथ आगे सारा जो मुंसलिक है ये लॉजिस्टिक सेक्टर या सप्लाई चेन है, जब ये होगा तो बेहतरी, इसमें और बेहतरी आएगी। अच्छा, जो इंपोर्ट के और एक्सपोर्ट के मसाइल है, अब तो कोरोना जिस तरह ख़त्म होता जा रहा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क से, अब ये आप समझते हैं इस साल में हुकूमत कुछ कर पाएगी अवाम के लिए, ताजिर बरादरी के लिए? ताजर बरदरी के लिए अभी उन्होंने कहा है कि जी हम और रिलीफ कुछ देंगे, कुछ आसान कर्ज़ों की बात सुन रहे हैं हम कि जी माइट भी पॉसिबल कोई 5% की भी बात आ रही है। अगर ये हो जाता है तो ये शेख साहब आज कह रहे थे तो ये कुछ बेहतर पोजीशन आ जाएगी। और कुछ अभी उन्होंने N95 मास्क जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया और ट्रिविक सूट्स भी, उसकी भी परमिशन इन्होंने दे दी है, ग्रांट कर दिया कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं कर पा रहे थे। तो इससे मुल्क की एक्सपोर्ट को खातिर खा फ़ायदा ज़रूर होगा। आपके जो 600 अरब रुपया आपके जो एसोसिएशन है वो लोग जमा करवाते थे, लेकिन जिस तरह आप एयरलाइंस बंद रही, कार्गो बंद रही, तो फिर आपके वो एसोसिएशन का क्या हुआ? जो आपके मेम्बरान है वो किस मुश्किलात में है? वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है। पिछले 5 मंथ से जो हमारी इंडस्ट्री है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पे है। हमने वो भी रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए कुछ जो है हमें एसेट्स जो है ना वो करने हैं, और साथ में जो है ना हमें इसके आसान उसके ऊपर कर्ज़े दिए जाएं, ताकि कर्ज़े देंगे तो ये इंडस्ट्री और ज़्यादा बेहतर होगी। क्योंकि आगे जब ये CPEC जब स्टार्ट होता है ना तो उसके बाद फिर आपको बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि मिडल मैन के लिए इसमें भी ज़्यादातर SME सेक्टर ही है। जब मिडल में SME सेक्टर को जब आसान शराइत पे आप कर्ज़े देंगे तो ये सेक्टर भी बड़े फूलेगा। रज़ा रहमान साहब, 1 मिनट की तजवीज़ एजुकेशन के हवाले से हुकूमत से क्या मुतालबा है जो हुकूमत को करना चाहिए? ताउन करना चाहिए। इस वक्त तो हाँ,
सब दोस्त ही ऐसे हैं कि इनको एक दूसरे 15 से सितंबर का ताल्लुक कहा करना जा रहा है चाहिए, एजुकेशन गवर्नमेंट को इदारे भी खुल ताल्लुक जाएंगे, करना लग नहीं चाहिए। रहा वो बड़े इदारे तो शायद खुल जाएं, नहीं, छोटे 15 ना अगस्त खुलें। को खुल जाएंगे, क्लास 5 से क्लास 10 तो कंफर्म खुल जाएंगे। मेरी खुद मुराद राज साहब से मीटिंग हुई है इस मौजू पे और बड़ी तफसीलन हुई है। जी जी और फर्दर NCOC से भी हम राब्ते में हैं और 15 सितंबर को स्कूल ज़रूर खुल जाएंगे इंशाल्लाह। जी जी। उनको अब कर्ज़ों की ज़रूरत है आपके एजुकेशन सेक्टर देखिए, को। सबसे ज़्यादा सफ़र तो यही डिपार्टमेंट हुआ है। ठीक है। मार्च से बंद है और अभी तक बंद है और जी, अभी जी। भी 1 महीना शायद लग जाए मज़ीद उसको एक्टिवेट होने में। वो जो मुलाजमीन फारग कर दिए, उसातिज़ा को फारग कर दिया गया, किस तरह ये स्टेप बहुत कम किस तरह अदारों होंगे? ने फ़ारिग किए हैं। हमने तो अपना कोई मुलाजिम फ़ारिग नहीं किया। जी जी हमारी तरह के जितने स्कूल हैं उन्होंने तो सबको सैलरीज देने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह, और देनी भी चाहिए। उमर साहब 1 मिनट है सिर्फ, गोशवारे के हवाले से आपकी जो आखिरी तजवीज़ है वो भी हमारे व्यूवर तक पहुँच जाए। ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। हमारे ताजर हजरात को भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने गोशवारे जमा करवाएं। ठीक है, और और टाइमली हुकूमत टाइम को पर, चाहिए जैसे हमें आदत है बिल की आखिरी तारीख होती है तो हमने बिल जमा करवाना होता है। एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, हम वो क्या तारीख पे तारीख वाली बात है कि हम जी। मांगते रहते हैं। लेकिन ताजरों को देखें, इस वक्त बड़ा सख्त ज़रूरत, पाकिस्तान एक क्राइसिस में है। खाली हमारी कारोबार नहीं क्राइसिस में, पाकिस्तान भी एक क्राइसिस में फंस गया ना। पूरी दुनिया ही, पाकिस्तान हमने भी अकेला नहीं, मैं पूरी अपने दुनिया मुल्क की में बात यही कर हाल रहा है। हूँ, जी मैं जी स्पेसिफिक कर रहा हूँ कि हमने कर्जे भी उतारने हैं दुनिया जी, के, हमें पैसे भी चाहिए। ताजरों को भी चाहिए अपने गोशवारे वक्त पे जमा करें और कोशिश करें, जो मैं सबसे बड़ा मुतालबा कर रहा हूँ जी जी कि ताजरों की रजिस्ट्रेशन 100% हो जाए और इनको 1 पेज रिटर्न दी जाए, जो ये खुद अपनी एसोसिएशन को भर के दे दिया करें। जी जी ये हुकूमत को भी सजेशन है, ये दोनों को मिल के चलाएँ। ये जो इन दोनों भाइयों ने बात की पेरोल की, लोन की बात, ये मैं बड़ा हैरान हूँ कि स्टेट बैंक के सर्कुलर, मैं बल्कि सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी स्टेट बैंक का बड़ा क्लियर सर्कुलर है पेरोल के ऊपर, पेरोल लोन्स के ऊपर ना, कोई आउस्टर नहीं है। इन दोनों को उस कैटेगरी में फाल करते हैं और मिलना चाहिए। सिर्फ बैंक्स ने उसके ऊपर रवैया बड़ा नेगेटिव रखा हुआ है। स्टेट बैंक ने इंतहाई शानदार सर्कुलर्स दिए, हुकूमत ने उनको बड़ी इंस्ट्रक्शन भी सख्त दी, लेकिन वो अब तक उसके ऊपर फॉलो नहीं कर रहे। वो उल्टा जो लोगों को स्कीम देते हैं ना, वो नेगेटिवली आती है। उनको भी चाहिए कि मैं सिर्फ रिटर्न आप के जो हवाले वज़ीर से, आज़म साहब के जो ऐलानात हैं उनको जानबूझ के इग्नोर किया जा उनको रहा है। जानबूझ के सबोटाज किया जाता है। इग्नोर तो छोटा लफ्ज़ है, जी, मैं जी। दोनों तरफ के बता रहा हूँ, टैक्सेस में भी, ये बैंक्स में भी ये सबोटाज कर रहे हैं। इससे अवाम में एक मनफी तासुर भी जा रहा है। वज़ीर आज़म का ट्रैक 100% करेक्ट और वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। लेकिन बात यह कि नीचे ये लोग भी तावन करे, ब्यूरोक्रेसी भी तावन करे, जी, जी। बैंक्स भी तावन करे। ये सिर्फ और सिर्फ जब से रिस्ट्रक्चरिंग की बात होती है या FBR के ऊपर तनकीद होती है तो वो काम छोड़ के बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल मनफी तरीका है। जी जी। उमर साहब आपको बहुत शुक्रिया, रज़ा रहमान साहब आपको बहुत शुक्रिया, जमील साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इनकम टैक्स गोशवारा एक कौमी फरीज़ा है और सबको अदा करना चाहिए, अपने टाइमली अपने रिटर्न जमा करवानी चाहिए ताकि पाकिस्तान दिन दूनी राज गुनी तरक्की कर सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।